बेटा जर्नल एंट्री क्या होती है? बेटा जर्नल एक बुक का नाम होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बिजनेसमैन उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं जर्नल। इस बुक में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं डेट वाइज वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। चलो बेटा तो सीखते हैं हम जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करी कैश में। बेटे पूरे वर्ल्ड में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का मेन एस्पेक्ट क्या है? बेटे डबल एंट्री सिस्टम का मेन एस्पेक्ट है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे हमेशा 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, जिनमें से एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो रूल मैं आपको बता चुका हूं। तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, तो रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या देखना है कि इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए इनमें से किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां बेटे हमने बिल्डिंग खरीदी। अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हमारे 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो बिल्डिंग का और एक कैश का। बेटे बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग हमारे पास आएगी, हमें एक एसेट्स मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिल्डिंग हमारे पास आ रही है तो कैश हमारी जेब से जा भी रहा है। बिल्डिंग आएगी तो क्या होगा, कैश जाएगा। बेटे एसेट्स के बारे में 2 ही बातें हो सकती हैं भाई, बिल्डिंग भी एसेट्स और कैश भी एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स के लिए क्या हो सकता है, या तो कोई एसेट आएगी या फिर जाएगी। तो क्या हुआ बेटे, बिल्डिंग हमारे पास आई और कैश हमारे पास से चला गया। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एसेट्स के लिए कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, हर आने वाली एसेट्स को डेबिट करिए और जाने वाली एसेट्स को क्रेडिट करिए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए बिल्डिंग आ रही है जा रही है, भाई बिल्डिंग तो आ रही है तो बिल्डिंग को हम करेंगे डेबिट। कैश आ रहा है जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो बेटे क्या एंट्री बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बेटे डेबिट को शॉर्ट में हम लिखते हैं डीआर। और कैश अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीआर। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 1 लाख रुपए से और कैश को हमें क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है बेटे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन बेटे इंडिया में हम इस फॉर्मेट को यूज नहीं करते। कुछ कंट्रीज में इस तरह भी लिखा जाता है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटे, डेबिट 1 लाख रुपए से, क्रेडिट 1 लाख रुपए से, इस तरह लिखते हैं। लेकिन हमारे यहां एंट्री लिखने का तरीका अलग है। हम कैसे लिखते हैं बेटे, जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं पहले उसको लिखेंगे। जैसे बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो हम बिल्डिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट। 1 लाख रुपए से डेबिट करना था तो हमने 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। अब जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं बेटे उसको हम नीचे 2 से शुरू करेंगे। ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। हमें कैश को क्रेडिट करना है तो हमने कैश को कहां से शुरू करा, 2 से। अगर हम 2 लिख रहे हैं अकाउंट से पहले तो इसका मतलब वो क्रेडिट है। अब यहां क्रेडिट लिखने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई भाई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर समझिए बेटे जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसको नीचे लिखेंगे। जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उसके लिए डेबिट के लिए क्या लिखेंगे बेटे, डीआर। इसे डीआर प्रोनाउंस नहीं करेंगे बेटे, इसे आप डेबिट ही बोलेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा नहीं लिखने की जरूरत कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां क्रेडिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, यहां क्रेडिट नहीं लिखेंगे आप,
इस टू का मतलब ही ये होता है कि अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया है। क्लियर मेरी बात या नहीं? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। अरे भाई बिल्डिंग क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस में आई है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कैश बिजनेस से गया है। आने वाली एसेट्स को डेबिट करते हैं, जाने वाली एसेट्स को क्रेडिट। तो इसे बोलते हैं बेटे जनरल एंट्री। अब इसके नीचे लिखे जाते हैं नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है बेटे? नरेशन में हमें नरेट करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हमने क्या ट्रांजैक्शन की है। भाई यहाँ अब हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, स्टूडेंट लाइफ में तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन लिखी है या क्वेश्चन लिखा, नीचे हमने उसकी एंट्री बनाकर उसका सॉल्यूशन लिख दिया। अरे जब आप रियल लाइफ में आएंगे तो वहां कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी सॉल्व करेंगे, वहां तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो ये जो नरेशन होती है इसको देख करके ही पता चलता है कि ट्रांजैक्शन क्या थी। तो हमने क्या ट्रांजैक्शन करी है? बिल्डिंग खरीदी है, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, बिल्डिंग कैश में खरीदी। तो बेटा इस चीज को देख करके, इस नरेशन को देख करके ही पता चलता है कि अकाउंटेंट ने क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। तो जब नरेशन लिखते हैं इसको बीइंग या फॉर से शुरुआत करते हैं और आगे जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया उसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। तो ये एंट्री होगी बेटे बिल्डिंग को खरीदने की, इसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्लियर? जर्नल में रिकॉर्ड की जाने वाली एंट्री। जर्नल एक बुक का नाम है। क्लियर मेरी बात या नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं इसका। बेटे मान लीजिए मशीनरी भी खरीदी हमने, मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹50,000, 50,000 रुपए की मशीनरी हमने कैश में खरीदी। तो बेटे यहां भी दो अकाउंट इफेक्टेड होंगे। भाई जब मशीन खरीदेंगे तो हमारे दो अकाउंट इफेक्टेड होंगे, एक तो मशीन आएगी हमारे पास और कैश जाएगी। बेटा कभी भी देख लेना व्यवहार में, प्रैक्टिकली जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हमेशा दो अकाउंट अफेक्टेड होते ही होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ मशीन खरीदी, भाई एक तरफ अगर हमें मशीन मिलेगी, मशीन हमारे पास आएगी, तो दूसरी तरफ हमारे पास से पैसा चला जाएगा। मैंने अपनी पुरानी बाइक बेच दी, तो अगर मेरे पास से बाइक जारी होगी तो कैश मेरे पास आएगा। मैंने बिजली का बिल पे करा, बिजली का बिल अगर मेरा खर्चा है तो कैश मेरे पास से जा रहा है। मुझे फीस मिली, बेटा फीस का अकाउंट इफेक्ट होगा और कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। बिजनेस में हमने गुड्स बेचे, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं बेटे, एक तरफ कैश आएगा दूसरी तरफ गुड्स चले जाएंगे। मान लो हमने किसी को उधार बेचे, तो एक तो हमारा सेल अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक उस पर्सन के अकाउंट में लिखेंगे जिसको हमने उधार बेचा होगा। हमने परचेज कर लिया, अगर हमने कैश में परचेज किया, एक तरफ गुड्स आएंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास से कैश चला जाएगा। हमने उधार में परचेज कर लिया, तो बेटे एक तरफ गुड्स आएंगे, दूसरी तरफ उस सप्लायर के अकाउंट में लिखेंगे जिससे हमने उधार परचेज किया है। तो कभी भी देखें जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे बेटे दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। बोलो बेटे, जिसमें एक को डेबिट किया जाता दूसरे को क्रेडिट, और इस सिस्टम कहलाता बेटा डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर मेरी बात? यानी डबल एंट्री सिस्टम की मेन बात क्या है, मेन फीचर क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे जिसमें से एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। क्लियर? तो पहला काम क्या करना है एंट्री करने से पहले, कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, फिर उसके बाद इनमें से किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। कभी भी बिना सोचे समझे मत करो, जो करो सोच समझ के करो, वैसी आदत पड़ जाती है फिर आपको। तो आइए बेटे, मशीनरी खरीदने से क्या हुआ, भाई मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। जब भी किसी एसेट का अकाउंट हो तो एसेट के बारे में दो ही बातें दिमाग में आनी चाहिए कि एसेट्स आ रही हैं या ये एसेट जा रही हैं। तो देखो मशीन आ रही है तो हमने क्या करा बेटे, मशीनरी को कर दिया हमने डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट। तो बेटा मशीनरी को डेबिट किया, मैंने बताया था जब भी एंट्री करेंगे पहले नंबर पे वो अकाउंट आएगा जिसको डेबिट किया जा रहा है, और बेटे सेकंड लाइन में कौन सा अकाउंट आएगा जिसको क्रेडिट किया जा रहा है। जिसको डेबिट करते हैं उसके आगे डीआर लिखेंगे, डीआर शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की, और जिसको क्रेडिट कर रहे हैं उससे पहले टू लिखेंगे, यहां सीआर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है 50,000 से। Being machinery purchased for cash,
बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। एक और ट्रांजैक्शन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1200। पुराना कुछ फर्नीचर पड़ा था, बेच दिया हमने। अब जब फर्नीचर बेचेंगे तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो फर्नीचर का अकाउंट, और दूसरा कौन सा बेटा? कैश का अकाउंट। एक फर्नीचर का अकाउंट अफेक्टेड हो गया, और दूसरा कौन सा अफेक्टेड हो गया? कैश का। अब फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर कोई एसेट आ रही है तो उसको डेबिट करो, अगर कोई एसेट जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। बताइए क्या है आपके पास? सर इसमें भी कोई बताने वाली बात है? जब फर्नीचर बेचेंगे तो कैश ही आएगा अपने पास। अरे भाई कैश आ रहा है तो डेबिट करो, और जा क्या रहा है? फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी बेटे? एंट्री बन गई हमारी भाई कैश अकाउंट डेबिट। कैश क्यों डेबिट हो रहा है फिर से बताइए? क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। फर्नीचर क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है 1200। और एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे आप बेटे, ये अकाउंट डेबिट है और ये अकाउंट क्रेडिट है। जो क्रेडिट वाला अकाउंट है वो थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिखा है ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो। ये परफॉर्मा ऐसे ही होगा बेटे। आपने देखा हो मैंने किसी भी क्रेडिट अकाउंट को यहां से शुरू नहीं करा लिखना जहां पे डेबिट वाला अकाउंट है। जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया तो थोड़ा शिफ्ट करके, थोड़ा स्पेस छोड़ करके मैंने कैश लिखा। अब ये कैश अकाउंट डेबिट है, फर्नीचर क्रेडिट है, तो फर्नीचर क्रेडिट करने के लिए मैंने क्या करा बेटे? थोड़ा स्पेस छोड़ करके तब मैंने लिखा है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा ना करें कभी आप यहीं से लिखना शुरू कर दें। तो बेटे फर्नीचर बेचा, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। पुराना फर्नीचर बेच दिया गया है कैश में। नंबर 4, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹15,000। हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, कितने के? 15,000 रुपए के। बताइए बेटे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स का अकाउंट अफेक्टेड होगा और एक कैश का। तो देखिए बेटे, एक तो गुड्स का और दूसरा कैश का। तो गुड्स के लिए क्या देखेंगे? गुड्स हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं? बताइए गुड्स आए या गए? गुड्स आए या गए? गुड्स आए। और कैश जा रहा है। तो बेटे गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को डेबिट करेंगे और कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो बेटे लेकिन हम गुड्स नाम का कोई अकाउंट बुक्स में नहीं खोलेंगे। हम गुड्स को क्लासिफाई कर देते हैं 4 पार्ट्स में। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो हम गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज अकाउंट। अगर गुड्स बेच रहे हैं तो लिखेंगे सेल अकाउंट। अगर बेटे परचेज किया हुआ माल वापस है, अगर हम परचेज किया हुआ माल वापस कर देते तो परचेज रिटर्न, और अगर हम सेल वाला माल वापस कर देते तो सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटे, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इस तरह हम 4 अकाउंट खोलते हैं। अब हमने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स की जगह क्या आना चाहिए बेटे? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हमने करा है डेबिट। गुड्स हमारे पास आ रहे हैं इसलिए हमने परचेज को किया डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को करा हमने क्रेडिट। कितना? 15,000। गुड्स आए और कैश गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एक और एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। तो देखिए बेटे जब हम गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा भाई? गुड्स बेचने पे कैश हमारे पास आएगा और गुड्स हमारे पास से जाएंगे।
अगर कैश आ रहा है तो आने वाली एसेट को डेबिट करेंगे, और गुड्स जा रहे हैं तो जाने वाली एसेट को करेंगे हम क्रेडिट। बेटे कैश को डेबिट करा, क्यों डेबिट करा? क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और गुड्स जा रहे हैं तो इसलिए हमने गुड्स को करा क्रेडिट। लेकिन हम गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं खोलते। बेटे गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट। भाई खरीदते समय परचेज, बेचते समय सेल। ओके, चलिए मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह बना देता हूं। चलिए बेटे इसकी हम एंट्री कर लें। बेटे गुड्स बेचने पर कैश आया तो हमने कैश को कर दिया डेबिट, और गुड्स गए हैं तो हमने सेल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये नरेशन लिख दी ताकि कोई भी व्यक्ति एंट्री को देख करके समझ जाए कि क्या एंट्री की गई है। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजीव रुपीज 10,000। राजीव से कैश मिला, कितना मिला? 10,000। तो बताइए बेटे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? जब राजीव से कैश मिलेगा, एक तो कैश पे फर्क पड़ेगा, और दूसरा कौन से अकाउंट पे इफेक्ट होगा बेटा? राजीव पर। तो बेटे जब राजीव से कैश मिलेगा तो कैश हमारे पास आया तो कैश को करेंगे डेबिट। अब राजीव के लिए क्या देखना है? बेटे आने और जाने वाला जो रूल था वो केवल किसके लिए था? एसेट के लिए। राजीव के लिए आने जाने वाला रूल नहीं चलेगा। राजीव के लिए हम आना जाना नहीं देखेंगे। राजीव के लिए क्या देखेंगे? पर्सनल अकाउंट का रूल। बेटे पर्सन, फर्म, कंपनी के अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर किसी पर्सन का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का अकाउंट आता है तो आप क्या देखेंगे कि वो पर्सन, वो फर्म, वो कंपनी गिवर है या फिर रिसीवर है। तो बताइए राजीव गिवर है या रिसीवर है? सर इसमें क्या बताने वाली बात है, जब राजीव पैसे दे रहा हो तो गिवर होगा ही होगा। हाँ बेटा हाँ, राजीव गिवर है, और गिवर को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो कैश को डेबिट करा। कैश को क्यों डेबिट करा है? क्योंकि कैश हमारे पास आया है। और राजीव को क्यों क्रेडिट करा है? क्योंकि राजीव इज गिवर। ओके बेटे, तो कैश के लिए हमने रियल अकाउंट का रूल लगाया, और राजीव के लिए हमने पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया। कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, राजीव गिवर है इसलिए क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। कैश पेड टू विकास ₹5,000। विकास को कैश पे किया। अब बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे बेटे? जब विकास को पैसा देंगे तो एक तो कैश पर फर्क पड़ेगा, और दूसरा विकास का अकाउंट अफेक्टेड होगा। भाई राजीव, अगर हमने विकास को पैसा दिया है तो बेटा कैश आएगा या जाएगा? सर कैश तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा कैश। और विकास के लिए क्या देखना है? विकास के लिए क्या देखेंगे कि विकास गिवर है या रिसीवर है। ठीक है बेटे, पर्सन, फर्म, कंपनी के लिए क्या देखना है? गिवर या रिसीवर। एसेट के लिए क्या देखना है? एसेट आ रही है या जा रही है। केवल ये दो कीवर्ड आपके दिमाग में रहने चाहिए। पर्सन के लिए कौन से कीवर्ड? गिवर या रिसीवर। एसेट्स के लिए क्या देखना है? एसेट आ रही है या जा रही है। तो देखिए बेटे, कैश पे करा है तो कैश गया है, कैश को करना चाहिए क्रेडिट। और विकास चूंकि रिसीवर है, और विकास को क्या करेंगे हम? डेबिट। विकास डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग कैश पेड टू विकास। बेटे यहां तक समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अब हम।
बेटा नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम आर के गुप्ता ₹10,000। बेटे आर के गुप्ता से हमने गुड्स परचेज करा है 10,000 रुपए का। बेटे एक बात ध्यान से सुन लें, जिस पार्टी से गुड्स परचेज किया है या जिस पार्टी को गुड्स सेल किया है, अगर उस पार्टी का नाम लिख करके दे रखा है, ठीक है ना, जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा है या माल बेचा, अगर उस पार्टी का नाम लिख करके दे रखा है, तो जब तक बेटे ये ना कहा जाए कि ये कैश में परचेज किया है, तब तक हम हमेशा क्या मानेंगे बेटे, उधार। क्लियर? ऐसा क्यों? अब रियल लाइफ में देखो, आप बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आपने सामान खरीदा, शॉपकीपर से पूछा भैया कितने का, उसने पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। क्या कभी वो आपसे आपका नाम पूछता है? वो आपसे कभी आपका नाम नहीं पूछेगा। लेकिन बेटे आप बाजार में गए, आपने सामान खरीदा और सामान खरीद करके बोले कि भाई साहब पैसे अभी नहीं मिल पाएंगे आपको, हम आपको पैसे नेक्स्ट वीक देंगे, तो तुरंत पूछेगा भाई साहब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सारी बात पूछेगा। भले उसको पता भी हो तब भी पूछता है। वो आपको ये रियलाइज कराना चाहता है कि नोट कर रखा है मैंने, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इतने सारे ग्राहकों में माल दे करके भूल जाएगा वो, तो उसे पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए रियलाइज कराता है। वो हमेशा नोट करता है और आपसे पूछता है। तो नाम की बात ही कब आती है? नाम की बात तब आती है जब हम उधार खरीदते हैं या फिर उधार बेचते हैं। तो जब भी कभी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन के साथ पार्टी का नाम लिख करके दे रखा हो और जब तक यह ना कहा जाए कि यह नकद खरीदा है, तब तक हम हमेशा क्या मानेंगे कि उधार खरीदा गया है। तो यहां आर के गुप्ता से हमने खरीदा, कहीं मेंशन किया कि कैश में परचेज किया या उधार किया है? नहीं करा मेंशन। तो हम क्या करेंगे बेटे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि उधार परचेज किया है। और जब उधार परचेज करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? गुड्स का और आर के गुप्ता का अकाउंट, दोनों अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अब कैश पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि माल तो हमने उधार खरीदा है। अगर हम सामान उधार खरीद रहे, कैश का तो फ्लो हो ही नहीं रहा। तो यहां कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? गुड्स का और आर के गुप्ता का। तो गुड्स के लिए क्या देखना है कि गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं। खरीदने पे गुड्स आएंगे तो बेटे गुड्स को करेंगे डेबिट, लेकिन हम गुड्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं खोलते, उसकी जगह क्या लिखेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और आर के गुप्ता गिवर है, आर के गुप्ता के लिए आना जाना नहीं देखना। आर के गुप्ता के लिए क्या देखना कि आर के गुप्ता इज गिवर और रिसीवर। ही इज गिवर और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री देखिए क्या बनी बेटा, परचेज अकाउंट को हमने करा है डेबिट। कितना, 10,000। और आर के गुप्ता चूंकि गिवर था, गुड्स दे रहा था, इसलिए हमने उसको क्या करा, क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आर के गुप्ता। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम आर के गुप्ता इन कैश ₹10,000। अब देखिए बेटे, दोनों में फर्क समझिए। यहां आर के गुप्ता से गुड्स परचेज किया था, ये मेंशन नहीं था कि कैश में खरीदा या क्रेडिट परचेज किया है। लेकिन यहां पर बेटे आर के गुप्ता से हमने गुड्स परचेज किया और साथ में क्या मेंशन है कि कैश में परचेज किया है, तो ये ट्रांजैक्शन कैश है। अब कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे भाई, गुड्स का और कैश का। गुड्स आएंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बेटा ये हम क्या करें, परचेज अकाउंट को डेबिट। क्यों कर रहे हैं परचेज को डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और बेटे कैश अपने पास से जा रहा है, इसलिए कैश को कर दिया क्रेडिट। 10,000 10,000 being goods purchased
फ्रॉम आर के गुप्ता इन कैश में खरीदा है बेटा, मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू वी के गुप्ता ₹40,000। वी के गुप्ता को माल बेचा है, कितने का? 40,000 रुपए का माल बेचा है। तो देखिए बेटे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। देखिए पार्टी का नाम लिख करके दे रखा है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इन्होंने कैश में सेल किया है, तो ऐसे में हम क्या मानेंगे? ये उधार बेचा है। ठीक है बेटे, तो बेटा जब उधार बेचेंगे तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? गुड्स का और वी के गुप्ता का। ठीक है बेटे, अब देखिए गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा? गुड्स जाएंगे, और जब गुड्स जाएंगे तो सेल को करेंगे क्रेडिट। और वी के गुप्ता के लिए क्या देखना है? ये नहीं देखना आना या जाना, वी के गुप्ता आया है गया। अरे कहाँ आएगा वी के गुप्ता, कहाँ जाएगा? क्या देखना है वी के गुप्ता के लिए? वी के गुप्ता गिवर है या रिसीवर है? तो बेटा वी के गुप्ता को चूंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं, ही इज रिसीवर, ही इज रिसीविंग गुड्स, तो बेटे वो रिसीवर हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। वी के गुप्ता डेबिट टू सेल अकाउंट। वी के गुप्ता रिसीवर था तो इसलिए हमने डेबिट करा। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो इसलिए हमने उनको करा क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वी के गुप्ता, वन मोर एंट्री। बेटा मैं इसलिए चेंज भी नहीं कर रहा हूं, आर के गुप्ता वाली एंट्री दोबारा लिखी ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अमाउंट भी सेम, पार्टी भी सेम। गुड्स सोल्ड टू वी के गुप्ता इन कैश, कितना बेचा है बेटा? ₹40,000, 40,000 का बेच दिया। बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? भाई चूंकि कैश बेच रहे हैं, अब तो कैश पे फर्क पड़ेगा। अब वी के गुप्ता क्यों अफेक्टेड होगा? पैसे दे गया, माल ले गया, तो वी के गुप्ता ले जाए या आर के गुप्ता ले जाए, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? और दूसरा बेटे गुड्स का, कैश अपने पास आ रहे तो कैश को करेंगे डेबिट 40,000 रुपए से, और बेटे गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं इसलिए हम सेल को करेंगे क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वी के गुप्ता इन कैश। बेटा ये जो हम एंट्री सीख रहे हैं, जनरल एंट्री बनानी, ये कौन सी अप्रोच से सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। दो अप्रोच होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बाद में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेटे मैंने शुरू में नंबरिंग लिख दी थी 1 2 3 4 5, और यहां से मैंने बुलेट लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का, चाहे तो आप नंबरिंग कर दें 6 7 8 9 10 11, ठीक है, या सारे पे बुलेट लगा लो। चलिए बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम जैन मशीनरी स्टोर ₹10,000। बेटे जैन मशीनरी स्टोर से हमने मशीन खरीदी है, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो मशीनरी का, अब पार्टी का नाम लिख के दे रखा है और ये बताया नहीं है कि कैश में है, तो इसका मतलब बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है। हाँ बेटा मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जो वर्ड है क्रेडिट,
बेटे क्रेडिट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा और एक क्रेडिट का मतलब होता है उधार। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। क्रेडिट उधार को भी बोलते हैं और क्रेडिट जमा को भी बोलते हैं। अब अंग्रेजों ने भाषा ही ऐसी बनाई है, एक एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो जब मैं बोलता हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं उधार ट्रांजैक्शन। जब मैं बोलता हूं ना कि क्रेडिट सेल किया है या कैश सेल किया है तो इसका मतलब क्या है, कैश सेल किया है या उधार सेल किया है। तो क्रेडिट का एक मीनिंग उधार भी होता है और एक क्रेडिट का मीनिंग जमा भी होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो देखिए बेटे, तो ये उधार हमने खरीदा है मशीनरी को, तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं जैन मशीनरी स्टोर से क्रेडिट परचेज किया, यानी कि उधार परचेज किया। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो भाई मशीनरी अपने पास आ गई और मशीनरी आएगी तो मशीनरी को करेंगे डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे मशीनरी को? 10,000 से। और जैन मशीनरी स्टोर के लिए क्या देखेंगे कि जैन मशीनरी स्टोर गिवर है या रिसीवर। पर्सन, फर्म, कंपनी के अकाउंट को क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो टू जैन मशीनरी स्टोर, बेटे जरूरी नहीं होता कि एक एंट्री के अंदर हमेशा एक जैसे ही अकाउंट अफेक्टेड हो। अब देखिए, मशीनरी का अकाउंट एसेट का अकाउंट है, रियल अकाउंट, उसके लिए हमने रियल अकाउंट का रूल लगाया। और जैन मशीनरी स्टोर पर्सनल अकाउंट है, उसके लिए हमने पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया। अब ऐसे ही यहां देखिए बेटे, कैश का अकाउंट कैसा अकाउंट था? रियल अकाउंट था। राजीव का पर्सनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट था, एक पर्सनल अकाउंट था। विकास का अकाउंट पर्सनल अकाउंट था, कैश का अकाउंट रियल अकाउंट था। अब यहां बिल्डिंग और कैश दोनों ही एसेट्स के अकाउंट थे, तो दोनों ही रियल अकाउंट थे। मशीनरी और कैश दोनों ही रियल अकाउंट थे, क्योंकि दोनों ही एसेट्स के अकाउंट थे। तो जरूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही तरह के अकाउंट अफेक्टेड हों। एक अकाउंट पर्सनल हो सकता है, एक रियल हो सकता है, एक नॉमिनल हो सकता है, एक रियल हो सकता है। जो जैसा अकाउंट है उसे उसके रूल के हिसाब से ही डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट का अकाउंट है तो देख लो एसेट आई है या गई है। अगर पर्सन, फर्म, कंपनी का अकाउंट तो देख लो कि वो गिवर है या रिसीवर है। ओके, तो देखिए बेटे, लिख देता हूं मैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम जैन मशीनरी स्टोर, लिख देना आगे। चलो भाई, लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे लिख के दे रखी होती, मशीनरी परचेज्ड इन कैश फ्रॉम जैन मशीनरी स्टोर, तो क्या करते? अब देखिए, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब उधार। तो देखो बेटे, अब यहां कैश मेंशन कर दिया, इसमें इन्होंने, इसका मतलब कैश में परचेज करी है मशीनरी, तो अब मशीनरी का अकाउंट अफेक्टेड होगा और कैश का। तो मशीनरी हमारे पास आ गई तो मशीनरी को कर दिया डेबिट, कैश अपने पास से चला गया तो इसलिए कैश को कर दिया क्रेडिट, 10,000 और 10,000। बीइंग मशीनरी परचेज्ड इन कैश फ्रॉम जैन मशीनरी स्टोर, लिख देना बेटा ये। क्लियर? तो ये कैश ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, ये कैश थी, ये उधार थी, ये नकद थी। अच्छा बेटा, एक चीज आपने नोटिस करी, अब हमने मशीनरी खरीदी है तो यहां मैंने परचेज नहीं लिखा, यहां मैंने क्या लिखा है बेटा? मशीनरी। जानते हो परचेज कब लिखा जाता है? जब हम गुड्स खरीदते हैं। और गुड्स क्या होता है? वो आर्टिकल, वो थिंग्स, वो कमोडिटी जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे। गुड्स के अलावा कोई भी एसेट परचेज करेंगे तो हम यहां बेटे एसेट का अकाउंट ही डेबिट करेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर? अगर हम फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ठीक है बेटे। हाँ, फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो सकता है? गुड्स हो सकता है। जब वो फर्नीचर डीलर फर्नीचर खरीदेगा तो वहां परचेज लिखेंगे।
लेकिन हाँ वो भी बता दो बेटे मैं आपको, फर्नीचर डीलर बेचने के लिए जो फर्नीचर खरीद रहा है वो तो उसके लिए गुड्स है, और अगर उसने अपने बैठने के लिए फर्नीचर खरीदा, अपने लिए टेबल खरीदी है, अपने लिए चेयर खरीदी है, तो वो उसका बेटा गुड्स नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल, तो उसके लिए फर्नीचर को ही डेबिट करेगा। एक कंप्यूटर की शॉप चलाने वाला अगर बेचने के लिए कंप्यूटर खरीद रहा है तो वो उसका गुड्स है, परचेज को डेबिट करेगा। लेकिन अगर उसने एक कंप्यूटर अपने शॉप के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए अगर परचेज किया है तो बेटा फिर वो कंप्यूटर डीलर परचेज को डेबिट नहीं करेगा, वो कंप्यूटर को या ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेगा। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? गुड्स वो है विच इज अवेलेबल फॉर सेल। बेटे गुड्स क्या है? वो माल जो कि बेचने के लिए उपलब्ध है, या फिर रॉ मटेरियल बेचने के लिए, माल बनाने के लिए जो कंज्यूम होना है, ठीक है ना। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, और अगर गुड्स के अलावा कोई और एसेट खरीदेंगे तो उस एसेट्स को डेबिट करेंगे, तो हम बेटा परचेज को डेबिट नहीं करेंगे। ऐसे सेल के लिए है, हमने यहां फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को क्रेडिट किया, लेकिन जब गुड्स बेचा तो सेल को क्रेडिट किया। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो बेटे गुड्स खरीदते समय परचेज को डेबिट करेंगे, गुड्स के अलावा कोई भी और एसेट है तो उसको खरीदते समय उस एसेट को ही डेबिट करेंगे। सिमिलरली गुड्स बेचते समय सेल को क्रेडिट करेंगे, गुड्स के अलावा कोई और एसेट बेची है तो हम उस एसेट को क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे, वन मोर एंट्री, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नवयुग फर्नीचर हाउस, ₹10,000। बेटे नवयुग फर्नीचर हाउस से हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो फर्नीचर का और दूसरा नवयुग फर्नीचर हाउस का। ठीक है बेटे, अब नवयुग फर्नीचर हाउस के लिए क्या देखना है? पर्सनल अकाउंट का रूल कि वो गिवर है या रिसीवर है। वो फर्नीचर हमें दे रहे हैं तो वो गिवर हो गए। और फर्नीचर के लिए क्या देखना है कि फर्नीचर अपने पास आया या फर्नीचर अपने पास से गया। तो बेटे फर्नीचर अपने पास आया है और आने वाली एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो हम फर्नीचर अकाउंट को करेंगे डेबिट, और हमारा नवयुग फर्नीचर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि नवयुग फर्नीचर हाउस जो है गिवर है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नवयुग फर्नीचर हाउस। अच्छा एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे, पता नहीं आपने किया नहीं, मैं आपको याद दिला दूं। बेटे जैसे मैंने बिल्डिंग लिखा तो बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग अकाउंट लिखा, कैश के साथ कैश अकाउंट लिखा, मशीनरी के साथ मशीनरी अकाउंट लिखा, फर्नीचर के साथ फर्नीचर अकाउंट लिखा। लेकिन जब किसी पर्सन का, फर्म का, कंपनी का अकाउंट आ रहा तो मैं वहां अकाउंट नहीं लिख रहा। जैसे राजीव से कैश मिला तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव, मैंने राजीव अकाउंट नहीं लिखा बेटे। क्लियर? बेटे किसी पर्सन का, फर्म का, कंपनी का अगर अकाउंट आता है तो उसके साथ या तो अकाउंट नहीं लिखेंगे, और अगर आप अकाउंट लिखना चाहें तो यहां अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखें, राजीव का खाता। अगर मैं राजीव अकाउंट लिख दूंगा तो राजीव खाता, संजीव खाता, मुकेश खाता, क्या खाता, क्या जी, तो उसका मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। राजीव का खाता क्रेडिट है, विकास का खाता, बेटा हिंदी में खाते बोलते हैं इनको, विकास का खाता डेबिट। तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखें या खाली आप नाम लिख दें ऐसे ही, तो बोथ आर इक्वली गुड। तो नवयुग फर्नीचर हाउस अकाउंट नहीं लिखे, नवयुग फर्नीचर हाउस अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख दें अकाउंट, आप लिखना चाहें तो, मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूं इसको। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नवयुग फर्नीचर हाउस इन कैश।
₹10,000। बेटे इसमें क्या बदलाव करा है बस मैंने, पहले आपने जो फर्नीचर खरीदा था उधार खरीदा था, अब यहां मेंशन कर दिया कैश में खरीदा है। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे बेटा, फर्नीचर का और कैश का। फर्नीचर अपने पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कैश अपने पास से जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, पार्टी का नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, नविक फर्नीचर हाउस से खरीदा है। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे कुछ और एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए बेटा बोर्ड को साफ कर दूं, स्पेस बना दूं, तब तक आप इन एंट्रीज को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।